प्यारे बच्चों दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों के सामने रीजनिंग की बहुत ही इंपॉर्टेंट और शानदार वीडियो लेकर के हर बार की तरह इस वीडियो में भी हम लोग टॉप 20 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले। ये जो आपके टॉप 20 क्वेश्चन, अगर आप रेलवे से रिलेटेड, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ की तैयारी कर रहे हो या फिर एसएससी से रिलेटेड आपका जीडी हुआ, सीजीएल हुआ, सीएसएल हुआ, एमटीएस हुआ, सीपीओ, उनकी तैयारी करें या अदर किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी करें तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ज़बरदस्त और धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि हर क्वेश्चन को बेसिक कंसेप्ट और ट्रिक के साथ सीखने वाले हैं और सारे के सारे क्वेश्चन एकदम यूनिक क्वेश्चन है। तो चलिए देरी न करते स्टार्ट करते अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन दोस्तों संबंध से रिलेटेड है। क्या करें, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से। यानी कागज का संबंध जैसे गोंद से ईंट का संबंध यहाँ पर किससे होगा। देखिए, जो क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को आता रहेगा उसका आंसर कमेंट करते रहिएगा। देखिए, कागज और गोंद क्या रिलेशन है, किस टाइप का रिलेशन है। आप यही कहेंगे कि कागज को चिपकाने के लिए गोंद का यूज़ होता है, बात सही है। कागज को चिपकाने के लिए गोंद का यूज़ होता है, उसी तरीके से ईंट को चिपकाने के लिए किस चीज़ का यूज़ होता है। आप कहेंगे राजगीर का, मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं। आप कहेंगे गारे का, मैं कहूँगा बिल्कुल सही, क्योंकि आप जानते हैं जब भवन का निर्माण, घरों का निर्माण होता है तो ईंट को तह पर तहदार रख करके किससे जोड़ा जाता है। आप कहेंगे कि गारे से जोड़ा जाता है। वो सीमेंट और बालू का जो गाढ़ा बनाया जाता है वही गारा, या पहले के दौर में मिट्टी का गारा बना करके ईंट को जोड़ा जाता है। तो गारा वही होता है, वो सीमेंट का बना या मिट्टी का बना है, उसी गारे से ही ईंट को जोड़ा जाता है, न कि पत्थर से, न कि दीवार से। तो ये सारे गलत है, गारा आपका परफेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नीचे दिए गए अक्षर युग्म समूह युग्म दिए गए हैं जिनमें दूसरा अक्षर समूह एक निश्चित तर्क के आधार पर पहले अक्षर समूह से संबंधित है। कहने का मतलब जैसे NZF है वो FAN से किसी तर्क से रिलेट कर रहा है। कह रहा है विकल्पों में से उस अक्षर समूह को युग्म का चयन कीजिए जो समान तर्क का पालन करते हो। यानी कहने का यही मतलब हुआ कि जैसे NZF से क्या रिश्ता है FAN का, और हमें साथ साथ ये भी देखना है कि दूसरा वाला जो है HS की E का क्या रिश्ता है किससे, EHS से। अगर हम इनमें रिलेशन निकाल लेते हैं तो उसी टाइप का ऑप्शन में से चूज़ कर लेना है, बस यही है। तो सिंपल सा एक तरीका होता है कि नंबरिंग कर दीजिए। जैसे नंबरिंग आप N की करेंगे 14 होगा, Z की करेंगे 26 होगा, और F की करेंगे तो कितना होगा, 6 होगा। इसी तरीके से F की 6, A की 1, N की क्या है दोस्तों, यहाँ पर 14 है। कुछ चीज़ों पर आपको ध्यान देना है। जैसे एक तो तरीका ये है कि सीरियल क्रम में सीधे सीधे आमने सामने देख ले कि किस क्रम में बढ़ा है। जैसे 14 है 6 है, आप कहेंगे कि यहाँ पर माइनस क्या हो रहा है, 8 हो रहा है। इसी तरीके से Z A है, यहाँ पर माइनस कितना हो रहा है, 25 हो रहा है। अगर F को देखें N की तुलना में तो यहाँ पर प्लस आपका कितना हो रहा है, 8 हो रहा है। ठीक है, इसमें -8, -25 और +8, इस क्रम में अगर देखते हैं इसको मिलाते हैं। जैसे H आपका होता है 8वें स्थान पर। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा कलर चेंज कर, H आपका 8वें स्थान पर होता है, S आपका 19 पे होता है, E 5 पे होता है, E आपका 5 पे, H 8 पे, H 8 पे। इस क्रम में देखें तो यहाँ पर क्या हो रहा है, H से E बन रहा है, यानी कि -3 हो रहा है। यहाँ पे -8 हो रहा था, यहाँ पे -3 हो रहा है। मामला कभी भी ऐसे सेट नहीं हो पाएगा। यानी कि कहते हैं ना, सीधी उंगली से घी नहीं निकले तो उंगली को टेढ़ी कर लो। तो कुछ आपको उल्टा सोचना पड़ेगा। ये सीरियल क्रम वाला फेल है। इस देखिए, ज़रूरी नहीं कि हर क्वेश्चन इसी ट्रिक से सॉल्व हो सके। बहुत सारे क्वेश्चन कराता हूँ इस ट्रिक, तो जब इस ट्रिक से सॉल्व ना हो तो फिर आपको दूसरी ट्रिक अपनानी है। क्या ट्रिक, वो देखिए। अगर आप देखें तो यहाँ पर N की जगह N, F की जगह एक तिर्यक वाले में, यानी कि आप तिरछी तरीके से देखें तो N की जगह N यहाँ पर शुरू वाला और लास्ट वाला, और यहाँ पर भी इसका लास्ट वाला शुरू में बन जा रहा है। यानी कि N और F की पोजीशन आपस में चेंज हो गई, लेकिन ये जो Z था उसकी जगह पर बीच वाली जो पोजीशन है वो A हो गई। यानी कहने का मतलब Z का उल्टा A रख दिया गया। आप जानते हैं, देखिए सीरियल क्रम याद है, साथ साथ उल्टे क्रम भी आपको याद करने पड़ेंगे। जैसे 26 होता है उसका उल्टा 1 होता है, यानी Z का उल्टा A होता है। चलिए ये ट्रिक इसमें देखते हैं। देखिए E की पोजीशन चेंज, H की पोजीशन चेंज, और बीच में क्या है, SH है। S होता है 19 पे, H होता है 8 पे, यानी कि S का उल्टा आपका H होता है। इतना क्लियर हो गया, ये सारी चीज़ें पता चल गई। चलिए इसी ट्रिक से आप सॉल्व कीजिए इसको। अगर हम देखें तो CN है, यहाँ पर लास्ट में NC है, बिल्कुल सही है। अब सिर्फ P और K वाला बीच वाला देखिए क्या उल्टा है कि नहीं। P आपका दोस्तों कितना होता है, 16 पे होता है। क्या उसका उल्टा है K क्या उसका उल्टा है, कैसे पता करेंगे। पहले तो आपको याद होना चाहिए। अगर याद नहीं है तो एक बेस्ट मैट्रिक बता देता हूँ। अगर सपोज कीजिए आपको याद नहीं है, कहीं फेल मार गए, नहीं याद है, भूल गए, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे एग्जाम में। सब सारी चीज़ें दोस्तों दिमाग में बैठा लीजिए अच्छी तरीके से। जैसे मान लीजिए आपको सीरियल क्रम याद है, P 16 होता है, हम क्या करेंगे, 26 में से 16 को घटा देंगे और +1 कर देंगे। बस हमारा इसका उल्टा
नंबर निकल जाएगा। तो आप कहेंगे 26 में से अगर 16 को घटाएंगे 10 होगा और 10 में एक जोड़ेंगे 11 हो जाएगा। तो 11वीं पोजीशन पे क्यों होता है? तो हमारा आंसर ए इज़ द परफेक्ट। बीच वाला उल्टा है और सी एन का एन सी बना हुआ है, डायरेक्ट यहाँ पर घुमा हुआ है। ठीक है, सी की जगह एन, एन की जगह सी है। क्लियर हो गई बात? कोई यहाँ पर दिक्कत? ये एक्स्ट्रा आपको हमने ट्रिक सिखाई हुई है। वैसे तो आपको याद होना चाहिए कि पी का उल्टा क्या होता है, किसका उल्टा कौन होता है। ठीक है, यहाँ पे कन्फ्यूजन आपको नहीं करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 120 का संबंध जैसे 168 से 288 का संबंध यहाँ पर किससे होगा? चलिए यहाँ पर पहले बताइए कि यह 120 से 168। एक तो तरीका ये है कि हम देखें, वैसे तो डिफरेंस कम है तो प्लस वाली ट्रिक लगा के देख सकते हैं। जैसे 120 से 168 बनना है तो आप कहेंगे कि यहाँ पर अप्रॉक्स जो है 48 प्लस हुआ है। हाँ, अगर यहाँ पर भी हम 48 प्लस करें तो लॉजिक तो यही कहती है कि जो आपने पहले में लगाया है सेकंड में भी वही लगाएंगे। तो यहाँ पर 8 8 16, 8 4 12 13, 336। 336 ऑप्शन में कहीं नहीं दिख रहा है, मामला फेल हो गया। तो आप क्या करेंगे? देखिए, जब इस तरीके की ट्रिक ना लग सके, जैसे 120 का गुणे वाली ट्रिक लगाएंगे तब भी नहीं लगेगी, माइनस वाले, तो डायरेक्ट एक एक को चूज़ करना है। जैसे 120 को हम कैसे बना सकते हैं, ऐसे आप सोचिए। आप कहेंगे 120 को बनाने के लिए किसके वर्ग के करीब, किसका वर्ग करेंगे तो उसके करीब जाएगा? आप कहेंगे 11 का वर्ग, 121 आता है, लेकिन उसमें से एक घटाएंगे तब ना 120 होगा। चलिए ठीक है। 168 आप कहेंगे कि 13 का स्क्वायर करने पर 169 आता है, इसमें भी -1 करेंगे तब 168 आएगा। चलिए ठीक है। अब 288 को देख लेते हैं। आप कहेंगे ये 17 का स्क्वायर करने पर 289 आता है, 289 आता है, इसमें से एक माइनस करेंगे तभी ना 288 बनेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या लॉजिक लगी है। जैसे 11 से का स्क्वायर से 13 का स्क्वायर बन रहा है यानी +2 हो रहा है, तो इसी तरीके से 17 का स्क्वायर हम जब किए तो यहाँ पर भी +2 करके नेक्स्ट इसके संबंध में जो बनेगा वो 19 का स्क्वायर बनेगा जो कि 361 होता है, और इसमें से हमें एक माइनस हर हाल में करना है, तो ये 360 जो होगा ये आपका आंसर होगा। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि उत्तर आकृति में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी प्रश्न आकृति से ठीक उसी तरह संबंधित है जैसे दूसरी प्रश्न आकृति पहली आकृति से संबंधित है। यानी कहने का मतलब ये जो एक दूसरे से संबंध रख रहे हैं सेम वैसा ही संबंध इस आकृति का यहाँ पर किसका होगा? ऑप्शन से चूज करना है। तो ध्यान दीजिए, पहले एक सर्किल था, उस पर एक कट लगा हुआ है। इस कट लगा करके अब क्या किया गया, इसको अलग कर लिया गया, काट काट करके दोनों आध सर्किल को अलग अलग कर लिया गया, ऐसे ऐसे सपोज। फिर इस कटे हुए हिस्से को क्या कर रहा है, नीचे वाला तो पोजीशन सेम टू सेम रख रहा है, इस कटे वाले हिस्से को ये घुमा करके ऐसे कर दे रहा है, ऐसे कर दे रहा है। तो इस तरीके का फिगर देखिए संबंध में बना हुआ है। ठीक है, सेम काम आपको यहाँ पर भी वही करना है। जैसे मान लीजिए कि एक कट लगा हुआ है, ठीक है, कट लगा हुआ है, तो इस कटे हुए हिस्से को जैसे मैं पहले अलग अलग कर देता हूँ। ठीक है, इस तरीके से आपका हिस्सा 2 ठो बनेगा। इस कटे हुए हिस्से को घुमा करके इस पे फिर जोड़ देना है। जोड़ने के बाद कौन सी आकृति बनेगी, इतना तो आप कर ही सकते हैं, तो वो कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि पिक्चर को 6 के रूप में, स्टूडियो को 5 के रूप में कोड किया जाता है तो टेलीविज़न को कोड क्या होगा? देखिए, एक तरीका तो इसका सबसे बेस्ट तरीका जो होता है आप जानते हैं नंबरिंग वाला। P 16 पे होता है, I 9 पे होता है, C 3 पे होता है। सबको जोड़ते जाइए क्योंकि जोड़ने वाली ही ट्रिक लगाएंगे। 6 लेकिन लाना है ना, 6 लाना है तो जोड़ने के बाद भाग को देंगे तभी 6 आ पाएगा, या फिर अदर ट्रिक काम कर सकती है। पहले तो ये ट्राई कीजिए, क्या है P 16 I 9 C 3 + T 20 + U 21 + R 18 + E 5, सबको जोड़ लीजिए। 8 5 13 14, 14 3 17, 17 9 दोस्तों कितना हो जाएगा आपका? आप कहेंगे 26, 26 और 6 32, 32 3 1 4, 4 2 6 2 8 1 9, 92 हो रहा है। 92 से 6 आप बना सकते हैं। देखिए तो 6 बन सकता है कि नहीं? अगर 6 से कट गया तो कुछ हिसाब बन सकता है। 6 करने 6, 6 5 6 4 36, नहीं 6 से नहीं कटा, मामला सेट नहीं हो पाएगा। मामला सेट नहीं हो रहा है दोस्तों, तो फिर क्या करेंगे? मैंने उल्टा क्रम भी कभी नहीं आ सकता, क्योंकि उल्टा क्रम भी आएगा तो बहुत ज़्यादा 6 से आएगा। फिर एक ट्रिक और बचती है इस तरीके की ट्रिक में दोस्तों, एक और सारे ट्रिक सीखिए। एक तो प्लस वाला देखेंगे, ठीक है, सीरियल क्रम में करके प्लस वाला। एक जो है इसका उल्टा क्रम देख करके उसको भी प्लस करके देख लेंगे, या भाग करके देख लेंगे। नहीं बात बनेगी तो फिर एक सबसे इजी ट्रिक है, ये तो सबसे आसान है। हम क्या करेंगे, अल्फ़ाबेट को काउंट कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, 7 अल्फ़ाबेट है, हमें लाना है 6, इसमें से एक घटा देंगे। ठीक है, अब यहीं पे चलते हैं स्टूडियो में, डायरेक्ट काउंट कर लेते हैं। स्टूडियो में देखिए 1 2 3 4 5 6, स्टूडियो में कितने अल्फ़ाबेट है? 6, एक घटा लेते हैं 5। इसी तरीके से टेलीविज़न में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने अल्फ़ाबेट है? 10 है, एक घटा लेते हैं 9। ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ये तो सबसे आसान ट्रिक थी। ठीक है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो अब मैं जानता हूँ कि विदाउट पेन और पेपर आप हवाई करके उड़ा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
अगला क्वेश्चन करें निम्नलिखित में से क्या इस समूह को संबंधित नहीं है। मतलब कहने का इसमें कौन सा असंगत है, कौन सा विषम है। जैसे चींटी दिया हुआ, कैटरपिलर दिया हुआ, हैमस्टर दिया हुआ, लोकस्ट दिया हुआ है। तो इन चारों में दोस्तों हमें ये ढूंढना है कि कौन सा तीन ऐसा है जो एक जैसा है और एक कौन सा अलग है। चींटी एक कीट होती है, ठीक है, कैटरपिलर भी एक कीट होता है, लोकस्ट भी एक कीट होता है, लेकिन हैमस्टर जो होता है एक चूहे की प्रजाति होती है, ठीक है। तो हैमस्टर क्या हो जाएगा, कीट की कैटेगरी में नहीं आता बल्कि चूहे की कैटेगरी में आता है। तो ये आपका असंगत हो जाएगा। सी किस में दिया हुआ, बी में, ऑप्शन बी में दिया हुआ सी। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, सोचते हैं कि ये ऑप्शन है सी, बस क्या करेंगे आंसर बुक में वो गोला बना देते हैं सी पे, और यही हो जाता है गलत। तो दोस्तों हर चीज़ पे ध्यान दीजिएगा, नीचे भी देख लीजिएगा कि कहीं इस तरीके का तो ऑप्शन नहीं दिया हुआ, फिर एक में ए दिया हुआ, बी में देखिए सी दे दिया। तो इस हिसाब से सारी चीज़ें नज़र आपकी, मैंने क्या कहा, चील से तेज़ नज़र और लोमड़ी से तेज़ दिमाग होना चाहिए जब एग्ज़ाम हॉल में आप बैठ जाएँ तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर यानी यहाँ पर आएगी। देखिए एक चीज़ मैं बताता रहता हूँ कि जब भी श्रेणी में प्लस माइनस एक साथ करें तो वहाँ पे दो सीरीज़ बना लीजिए, जो कि मुझको इसमें दिखा। जैसे मान लीजिए 1296 से देखें एक बैग डाउन हो गई संख्या बहुत ज़्यादा, फिर उसके बाद बढ़ गई, फिर डाउन, फिर आपकी इक्वल हो गई। तो इस टाइप की जब भी सीरीज़ बने तो उसमें दो सीरीज़ बनाइए। सीरीज़ दो कैसे बनाएंगे, कहीं कहीं तीन भी बनानी पड़ती है। जैसे एक छोड़े एक 1296 से 216 पर आया, 216 से 36 पे, 36 पे 6 पे। तो यहाँ पर हमने क्या किया, 1296 से 216 पे आए, 216 से 36 पे आया और 36 से 6 पर। और दूसरी सीरीज 6 से 36, 36 से मिसिंग वैल्यू क्या हो रही है, 6 से 36 हो रही है और 36 से मिसिंग वैल्यू जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों हमें करना क्या, देखिए ध्यान दी। अब हमें ये चेक करना है कि देखिए इसमें तो सिर्फ एक ही संख्या है तो मामला बहुत सही सेट नहीं हो पाएगा। तो हम ऊपर वाली पहले संख्या में चेक कर लेते हैं, आखिर लॉजिक कौन सी लगी है, उस हिसाब से फिर नीचे वाले में सोचेंगे। अगर यहाँ पर सिर्फ एक और दे दिया होता और उसके बाद मिसिंग वैल्यू आती तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, यहीं से हम निपटा देते। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मैटर है कि हम मान लीजिए कि मैं यही सोच लूँ कि जैसे 6 का हो सकता है स्क्वायर हो, ठीक है। ये जैसे 6 से 36 बना तो 6 का स्क्वायर करके 36 बना है, यानी 6 में 6 का गुणा, ऐसे भी सोच सकते हैं। फिर जब स्क्वायर हो सकता है कि आगे जो है 12 का जो है गुणा किया गया हो या 6 का क्यूब। अगर 6 का क्यूब हम सोचते हैं, जैसे 6 का क्यूब किया होगा, जैसे 6 का स्क्वायर है फिर 6 का क्यूब, तो 216 होगा, जो कि ऑप्शन में तो दिख रहा है। लेकिन मैं अभी सही नहीं कहूँगा इसको। मैं क्यों नहीं कहूँगा, ये कन्फ्यूज़न वाली चीज़ है। ऊपर पहले देख लीजिए क्या किया है, कौन सा रूल है। 1296 से 216 बना हुआ है। 1296 तो मुझको लग रहा है कि 6 पर 4 पावर का मान होता है, ठीक है, 1296। और 216 तो आप सभी को पता है, इसमें तो कोई कन्फ्यूज़न ही नहीं। 216 6 का क्यूब होता है, फिर 36 6 का स्क्वायर होता है, ठीक है। और 6 पर 1 पावर आपकी 6, यानी कि ये 1 पावर का मान है, ये 2 पावर, ये 3 पावर, यानी ये घटते हुए क्रम में, यानी इसका मतलब इसमें भाग दिया गया है। लेकिन यहाँ पे बढ़ रहा है तो इस हिसाब से ही यानी सोचना है, यानी 6 पर 1 पावर थी तो 6 पर 2 पावर, 6 एकदम सही। हमने पहले ही बार में हमारा जो तुक्का कह सकते हैं वो सही लगा था। लेकिन दोस्तों मैं इसको कंफर्म करना चाह रहा था कि ऊपर वाली सीरीज़ आखिर चल कैसे रही है। ये घटते हुए क्रम में, यानी 6 के भाग के रूप में जा रही है, ये बस बढ़ते हुए क्रम में। फ़र्क इतना ही है, एक घट रही है, एक बढ़ रही है, लेकिन दोनों में लॉजिक एक ही है, 6 ही वाली पावर वाली काम कर रही है। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। चलते देखिए हर चीज़ क्लियर रहेगी तो एग्ज़ाम में सॉल्व करने में बहुत मज़ा आएगी और आसानी भी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन विलुप्त पद से रिलेटेड है। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 पद गायब है, कैसी किस टाइप से इसमें ट्रिक लगाते हैं। सबसे पहले तो आप क्वेश्चन को देखिए कि इसमें क्या क्या यूज़ किया गया। तो आप कहेंगे 4 संख्या दिख रही है, 6 7 दिख रही है और 9 दिख रही है, और साथ साथ ई है, एफ है, एच है, आई है, यानी संख्या अल्फ़ाबेट दोनों का यूज़ है यहाँ पर। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बहुत आसान है। क्यों आसान है, मुझको देखिए पहले संख्या में जो है लॉजिक ढूंढते हैं। देखिए 6 7 दिया हुआ है, 9 दिया हुआ, यानी यहाँ पर कहीं ना कहीं 6 और 7 के बीच का अंतर 1 है, यानी ये क्रम बढ़ना, सीरियल क्रम बन रही है। यानी 6 के बाद 7 आया, 7 के बाद यहाँ पर कहीं ना कहीं 8 होना चाहिए, तभी तो आगे 9 आया है। यानी उससे 6 से पहले यहाँ पर कहीं ना कहीं 5 होना चाहिए, तभी तो 4 आया है। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पर ध्यान देने वाली ये चीज़ है कि जो संख्याएं बन रही है यानी अंक है वो एक साथ है, जिसे 6 और 7 एक साथ है, और जो अल्फ़ाबेट है वो एक साथ है, एच आई देखिए एक साथ है। तो यानी कि संख्याओं को एक साथ रखना है। तो उस हिसाब से अगर मैं सोचूँ तो 4 और 5 एक साथ होने चाहिए, 6 7 एक साथ है, फिर 8 9 भी एक साथ होने चाहिए। तो 9 से पहले ही ना 8 आएगा। तो मैंने क्या किया, 4 5 को एक साथ, 6 7 को एक साथ, 8 9 को एक साथ कर दिया। अब चलिए अल्फ़ाबेट भी ज़रूर इसी क्रम में होंगे और उसमें भी यही इसी टाइप की लॉजिक लगी होगी। जैसे ई से पहले क्या आता है, कहेंगे आप जो है डी आता है,
ठीक है, डी आता है तो डी ई को मैंने एक साथ रख दिया। उसके बाद एफ की बाद जगह खाली है तो हर हाल में अल्फ़ाबेट आएगा, एफ जी आएगा, तो एफ जी है, उसके बाद एच आई है, डी ई एफ जी एच आई। तो आपने फिल क्या किया, 5D G8, ये आपने फिल किया है 5DGH, वही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देखिए 5DG8, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग कहीं कहीं देखिए, जो ABC वाला रूप देता है उसमें क्या है, हमें एक साइक्लिक प्रोसेस के रूप में सोचना होता है, लेकिन इस टाइप के भी क्वेश्चन दे देता है और भी बहुत टाइप के क्वेश्चन, वहाँ पर आपको अपना ही सेंस यूज़ करना पड़ता है और उस हिसाब से ही आंसर लाना है। इसमें कोई मत सोचिएगा कोई एक्स्ट्रा ट्रिक काम करती है, नहीं नहीं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जिसको अपने ही दिमाग से सॉल्व करना है, उसमें एक्स्ट्रा ट्रिक काम नहीं, वो बस प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। अगर आपने अच्छी प्रैक्टिस कर रखी है तो इस टाइप के क्वेश्चन आप सेकेंडों में सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अब यहाँ पर मिसिंग संख्या से रिलेटेड क्वेश्चन है, और कहाँ मिसिंग संख्या है, यहाँ पर है। देखिए एक एक्स्ट्रा फिगर बेवजह दिया रहता है, टाइम बचाने के लिए एक्स्ट्रा टाइम ले लेता है, तो आपको सिर्फ दो ही फिगर में, एक में लॉजिक ढूंढनी है, दूसरे से कन्फर्म कर लेना और तीसरे में वही सी को अप्लाई कर देना, बस इतना ही यूज़ रहता है 3 फिगर का। चौथे की हमें ज़रूरत ही नहीं है तो एक काट दिया हमने। चलिए अब देखिए बीच में 2 है, हमें बीच का ही मैटर सॉल्व करना है। 7 7 7 बाहर है, हम 2 कैसे ला सकते हैं इस 7 7 की हेल्प से। तो आप तो एक तरीका ये अप्लाई कर सकते हैं कि अगर इनके गुणे वाले कोई ट्रिक मत कीजिएगा। मैं अगर ऐसे सोचूं जैसे इन 7 7 का जोड़ कर दूं, 7 7 14, अब बटे में इस 7 को उठा करके भाग दे दूं तो 14 2 आ जाएगा। अगर इस क्रम में चलता हूं तो 8 4 12 हो जाएगा, 12 में 16 से भाग दूंगा तो मैटर सॉल्व नहीं होगा। चलिए थोड़ा इसको क्रम बढ़ ले, मामला तो सेट है लेकिन क्रम सही नहीं मुझको लग रहा है। हम क्या करते हैं सुनिए, अब इन दोनों को जो नीचे वाले हैं इन दोनों को जोड़ लेते हैं, 7 + 7। अब कहेंगे कि वही तो बात हो गई, नहीं बात वही नहीं हुई, अभी आगे देखिए। 7 7 14 बटे में 7 का मतलब 2, ठीक है। अब यहाँ पर भी इन्हीं दोनों को जोड़ेंगे। अब देखिए यहाँ पर संख्याएं बदल गई हैं, वहाँ पे सब एक जैसी थी तो किधर से भी घुमा फिरा के करते बात वही रहती, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को हमें देखना है। अब यहाँ पर 8 और 16 है तो 8 और 16 को जोड़ लीजिए, ऊपर का जो है शीर्ष पे यहाँ पर इससे भाग दे दीजिए, तो देखिए कितना हो जाएगा। आप कहेंगे कि 16 और 8 24 होगा, 4 से भाग देंगे तो 6 को 24, 6 आ जाएगा। देखिए बीच में 6 दिया हुआ। सेम काम यहाँ पर भी करेंगे। 27 का यहाँ पे कोई नहीं है, इसकी वैल्यू x मान लेंगे, तो आप कहेंगे 27 + x, 27 + x बटे में क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा जो शीर्ष पे है, और यही बराबर इसके देखिए दिया हुआ 10 के, तो यहाँ पर जाएंगे 10 6 60 हो जाएगा, 27 घटाएंगे तो x बराबर आपका कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्यारा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिशा दूरी का है, थोड़ा सा जान लेते हैं दिशा दूरी के बारे में। दाहिनी साइड पूरब, बाईं साइड पश्चिम, नीचे दक्षिण, आपका ऊपर उत्तर, और बाकी 8 दिशाओं के बारे में आपको पता ही है। बीच वाला जो उत्तर पूरब के बीच उत्तर पूरब, दक्षिण पूरब के बीच दक्षिण पूरब, दक्षिण पश्चिम के बीच दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम के बीच उत्तर पश्चिम होता है। बस इसी पे हम 8 दिशाओं पे अभी मामला सेट कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए, कह रहे हैं सपना अपने कार्यालय से सीधे पश्चिम दिशा में 2 किलोमीटर जाती है। क्या कह रहा है कि सपना अपने कार्यालय से, तो क्या करते हैं, कहाँ पे सेट करें, यहीं पे सेट कर देते हैं। कह रहे कि सपना जो है अपने कार्यालय से पश्चिम की ओर, पश्चिम किधर है, इधर है, कह रहे कि 2 किलोमीटर जाती है। चलिए 2 किलोमीटर हम पश्चिम की ओर गए, और कह रहे और फिर दाएं मुड़ती है और 4 किलोमीटर जाती है। अब जब यहाँ से दाएं मुड़ेंगे पश्चिम दिशा में तो हम हमेशा ऊपर जाएंगे, ठीक है, ऊपर जाएंगे, और कह रही 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर 2 के सापेक्ष में थोड़ा सा ज़्यादा हम लेंगे, 4 किलोमीटर। चलिए ठीक है। कह रहे वो फिर से दाएं ओर मुड़ती है और 5 किलोमीटर जाती है। अब ये उत्तर दिशा है, दाएं कहेगा तो दाएं मुड़ेंगे, बाएं कहेगा तो बाएं मुड़ेंगे। देखिए दिशा के बारे में हमेशा दाएं बाएं कंफ्यूज मत कीजिएगा, हर दिशा की एक ट्रिक होती है। जैसे पश्चिम दिशा में अगर दाएं जाएंगे ऊपर, बाएं जाएंगे नीचे, उत्तर साइड में तो जिधर आपका दाएं उसका दाएं, आपका बाएं, दक्षिण दिशा में तो उसी का उल्टा, उसका दाएं आपका बाएं हो जाएगा, उसका बाएं। तो ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, प्रैक्टिस किए रहेंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब क्या करें, दाएं मुड़ती है और 5 किलोमीटर जाती है, तो दाएं मुड़ेंगे और 5 किलोमीटर इस तरीके से जाएंगे, ठीक है। 5 किलोमीटर हम चले गए। आगे फिर बाएं मुड़ करके 1 किलोमीटर की यात्रा करके घर पहुंच जाती है। अब ये कौन सी दिशा है, पूरब दिशा है, और किधर मुड़ने के लिए कह रहा है, बाएं। जब पूरब दिशा में हम बाएं मुड़ेंगे तो किधर जाएंगे, ऊपर जाएंगे। कह रहे 1 किलोमीटर यात्रा करके के हमने बना दिया, 1 किलोमीटर यात्रा करके वो क्या कर रही है, अपने होम घर पहुँच जा रही है। तो अब क्या कह रहा है, घर पहुँचने पर उसका मुख की दिशा की ओर था, तो ये दिशा कौन सी थी, ये दिशा ऊपर वाली, यानी उत्तर। ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। इसमें देखिए स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। पहले कड़ियाँ जोड़ेंगे, कैरेक्टर में घुसेंगे, उसके बाद सारे रिलेशन आपके दिमाग में घूमने लगेंगे और आप सेकेंडों में इसका आंसर निकाल लेंगे। पहले देखिए क्वेश्चन पढ़िए और कड़ियाँ जोड़िए। कह रहे मोहित का पुत्र रोहित है, तो हम क्या करेंगे, देखिए हम करेंगे क्या, उस पर ध्यान दीजिए। कह रहे मोहित का पुत्र, तो यहाँ पर हम मोहित लिखेंगे, ठीक है, और दिखाएंगे
कि ये पुत्र है तो मोहित क्या हो जाएगा, रोहित का पिता हो जाएगा। जब रोहित क्या है, इसका पुत्र है, तो हम इस तरीके से भी एरो दिखा सकते हैं कि मोहित जो है पिता है किसका, रोहित का। यहाँ पर कोई दिक्कत होगी नहीं। कह रहे जिसकी शादी गीता से हुई, यानी रोहित क्या हो जाएगा, गीता का पति हो जाएगा, क्योंकि गीता से इसकी शादी हुई है। तो हम एरो ऐसे दिखाएंगे कि पति है। इस कंडीशन में मोहित गीता का क्या लगेगा, आप बताइए मुझको। आप कहेंगे कि ससुर लगेगा। अब ऐसे सोचिए, आपकी जो पत्नी है तो वो आपके पिता को क्या कहेगी, ससुर कहेगी। पिता भी कहती है, लेकिन रिश्ते में तो ससुर ही लगेंगी। क्लियर होगी बात इतनी। चलिए आगे क्या कह रहा है, गीता के पति का इकलौता भाई देव है। अब यहाँ पर गीता का पति कौन है, रोहित है। अब इसका इकलौता भाई कह रहा है, यानी कहने का यही मतलब हुआ कि रोहित और इकलौता भाई देव है, देव नाम का है देव, यानी रोहित और देव दोनों ही क्या होंगे, मोहित के पुत्र हो जाएंगे, दोनों पुत्र होंगे। यानी देव भी मोहित को पिता कहेगा, रोहित भी कहेगा। यहाँ से ये सारी चीज़ें क्लियर हो रही कि नहीं। आगे क्या कह रहा है, बबीता का पुत्र है। साथ साथ कह रहा है कि देव जो है ये बबीता का पुत्र भी है। देव को कह रहा है कि ये किसका पुत्र है, बबीता का। बबीता का क्या है, ये पुत्र है। अब मुझको यहाँ पर एक चीज़ देखिए, थोड़ा सा एक बार रिपीट कर लीजिए इसको, ताकि आपके दिमाग में करे जिसकी शादी गीता से हुई है। चलिए गीता को हमने पत्नी बना दिया, यानी रोहित को गीता का पति बना दिया। आगे गीता के पति का इकलौता भाई देव है, बबीता का पुत्र है। क्या कह रहा है कि जो है रोहित का इकलौता एक भाई है देव, जो कि बबीता का क्या है, पुत्र है। क्लियर होगी बात, ये बबीता का पुत्र है। यहाँ पे थोड़ा सा एरो उल्टी लग गई है, यानी ऐसे देखना चाहिए कि ये देव जो है बबीता का पुत्र है। अब यहाँ से कुछ चीज़ें आपको क्लियर हो रही कि नहीं, ये बताइए मुझको। जब देव बबीता का पुत्र है तो रोहित पुत्र नहीं होगा कि नहीं होगा, यानी बबीता जो होगी रोहित और देव दोनों की माँ होगी, और साथ साथ इस मोहित की पत्नी भी हो जाएगी। होगी कि नहीं, क्योंकि मोहित जब रोहित देव का पिता हो गया तो बबीता का क्या हो जाएगा, पति हो जाएगा। यहाँ तक इतनी सारी चीज़ें क्लियर हो गई। चलिए ये दिमाग में सारी चीज़ें चलती रहनी चाहिए, तब जाकर के क्वेश्चन का आंसर सेकेंडों में आप कर पाएंगे। और ये जो मैं बना रहा हूँ इसको आप स्पीडली बनाने की कोशिश कीजिए, और ये कब मुमकिन होगा, जब ज़्यादा प्रैक्टिस रहेगी तब। कह रहा बबीता और जमिता दोनों बहनें हैं। अब इसकी एक बहन है, किसकी, बबीता की एक बहन है जिसका नाम क्या है, जमिता है। चलिए जमिता कह रहा है कि वो और अपने माता पिता की 2 ही संतानें, यानी जमिता और बबीता अपने माता पिता की 2 ही संतानें थी, यानी इनके अलावा इनके माँ बाप के कोई बच्चे बच्चियाँ नहीं थी, बस यही 2 थी। कह रहा बबीता का गीता से क्या संबंध है। छोड़िए जमिता के बारे में अब हमें सोचना ही नहीं है, क्योंकि जमिता से कोई मतलब है। कह रहे गीता और बबीता का संबंध पूछ रहे, तो बबीता का गीता से, यानी बबीता जो है गीता की क्या लगेगी, बबीता। तो ऐसे सोचिए, अभी मैंने क्या कहा था, बस दिमाग में थोड़ा सा घोड़ा दौड़ाएंगे आपका काम बन जाएगा। अभी मैंने बता दिया कि रोहित और देव दोनों की माँ है बबीता, रोहित और देव दोनों की माँ है। अब मान लीजिए कि आप रोहित हैं, ठीक है, आपकी पत्नी गीता है। अब वो आपकी माँ, यानी आपकी माँ बबीता हुई कि नहीं हुई, आपकी माँ। यहाँ से मैंने पहले ही बता दिया शुरू में ही, जब देव क्या है, बबीता का पुत्र है, और वो भाई है रोहित का, तो हर हाल में रोहित भी बबीता का पुत्र हो जाएगा, यानी रोहित की माँ बबीता हुई। तो आपकी जो पत्नी होगी वो आपकी माँ को क्या कहेगी, बस यही रिलेशन है और कुछ है नहीं। आप कहेंगे कि वो मेरी माँ को सास कहेगी, जब मेरे पिता को ससुर कह रहे तो मेरी माँ को सास कहेगी। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सावधानी से सटीकता से कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी ब्लड रिलेशन में दोस्तों, कितना भी हार्ड क्वेश्चन क्यों न रहे। करें यहाँ दिए गए समीकरणों संतुलित करने के लिए इसके सही ढंग से व्यवस्थित करें, यानी प्लस माइनस गुणे भाग को हमें इसमें व्यवस्थित करके आंसर लाना है, 20 इक्वल्स टू लाना है। तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन से चेक करेंगे। जैसे पहले ऑप्शन को लेते हैं तो माइनस लगाएंगे, उसके बाद 1 लिखेंगे, फिर प्लस लगाएंगे, फिर आपका 3 लिखेंगे, फिर माइनस लगाएंगे 5। क्या 20 आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, गलत काटिए। देखने ही से पता चल जाएगा, जरूरी नहीं इसको पूरा सॉल्व कीजिए। अब यहाँ पर दोस्तों बी वाले को देख लेते हैं। 5 लगाएंगे, माइनस लगाएंगे, 1 लगाएंगे, गुणा लगाएंगे, 3 लगाएंगे, फिर गुणा लगाएंगे 5। यहाँ पर हो सकता है 5 3 15 हो जाएगा, 15 करने 15 15 नहीं घटेगा, -10 आएगा, ये भी नहीं होगा, इसको भी काटिए। फिर उसके बाद 30 वाले पे चलते हैं। 5 लिखेंगे, भाग लिखेंगे, 1 लिखेंगे, उसके बाद प्लस लिखेंगे, 3 लिखेंगे, गुणा लिखेंगे 5। 1 से 5 में भाग देंगे 5 आएगा, 3 में 5 का गुणा करेंगे 15 आएगा, और दोनों को जोड़ देंगे 20 आ जाएगा। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है, वेन डायग्राम से रिलेटेड है। यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पर करें नाटी महिला, सफ़ेद बाल वाले लोग और भारतीय। 3 ठो नाम है, ऑप्शन में 3 सर्किल है, 3 ठो सर्किल का यूज। नाटी महिला N, सफ़ेद बाल वाले S, इंडियन भारतीय I।
अब मुझको एक चीज़ बताइए, देखिए करना क्या रहता है इनमें रिलेशन, जैसे नाटी महिलाएं सफ़ेद बाल वाले लोग भारतीय और नाटी महिलाएं, यानी कि हमें ये देखना है कि क्या नाटी महिलाएं सफ़ेद बाल वाली होती हैं। आप कहेंगे बिल्कुल होती हैं, क्यों नहीं, बहुत महिलाएं नाटी हैं और सफ़ेद बाल वाली नहीं है, लेकिन सब नहीं है। ये चीज़ है कि सब नहीं है, तो हम क्या करेंगे, नाटी का सफ़ेद बाल वाली महिला से थोड़ा ही रिलेशन रखेंगे इतना, क्योंकि सब नहीं होती। सफ़ेद बाल वाले क्या भारतीय होते हैं, तो आप कहेंगे बिल्कुल होते हैं, लेकिन सभी भारतीय जो सफ़ेद बाल वाले नहीं होते, लेकिन होते हैं, कुछ होते भी हैं, ऐसा नहीं। और नाटी महिलाएं भारतीय होती हैं, बिल्कुल होती हैं। हाँ, भारत में सभी नाटी महिलाएं नहीं हैं, हाँ कुछ नाटी महिलाएं भी हैं। तो जब कुछ कुछ आपस में तीनों कड़ियाँ जुड़ी रहें तो हमेशा इस टाइप का डायग्राम बनेगा, जो कि ऑप्शन बी में दिख रहा है। जब तीनों एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा जुड़े रहें, ठीक है, पूरा पूरा जुड़े रहेंगे तब उस कंडीशन में इस टाइप का बनेगा कि अगर कहे कि सभी नाटी महिलाएं सफ़ेद बाल वाली होती, सफ़ेद बाल वाली सभी भारतीय होती, तो ऐसा रिलेशन बनता, लेकिन ऐसा डायग्राम बनता। लेकिन ये ऐसा बात है नहीं, जो क्वेश्चन कह रहा है उस हिसाब से अपना दिमाग लगाएंगे और उस हिसाब से डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, एक्स्ट्रा दिमाग नहीं खर्च करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्न आकृति का अध्ययन करें और उस पर आधारित सवालों के जवाब दें। आकृति एक सोसाइटी के बच्चों को मनपसंद आइसक्रीम फ्लेवर को प्रदर्शित करती है। यहाँ पर ध्यान देंगे तो ये सर्किल जो है चॉकलेट, वर्ग जो है वेनीला और त्रिभुज जो है स्ट्रॉबेरी को दर्शा रहा है। एक बार मैं यहाँ पर लिख भी दूंगा, जैसे ये वर्ग है ना, ये वर्ग जो है वेनीला को दर्शा रहा है, ठीक है, और ये जो सर्किल है ये जो है चॉकलेट को दर्शा रहा है, ठीक है, और क्या है इसमें एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज जो है ये किसको दर्शा रहा है, स्ट्रॉबेरी को दर्शा रहा है, ठीक। अब चलिए चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा कितने बच्चे स्ट्रॉबेरी पसंद करते हैं लेकिन वनीला पसंद नहीं करते। जिसको पसंद ना करें उस वाले डायग्राम को तो हमें काट के ख़त्म कर देना, उसमें से निकाल देना, ठीक है, उसमें जो दिखने वाली संख्या उसको ख़त्म कर दीजिए। कह रहा कितने बच्चे स्ट्रॉबेरी पसंद करते हैं लेकिन वेनीला नहीं, तो स्ट्रॉबेरी वाला कौन सा है, त्रिभुज वाला। त्रिभुज के अंदर क्या क्या आ रहा है, एक तो इधर 4 दिख रहा है कॉर्नर पे, देखिए यहाँ पर छोटा सा कॉर्नर पे 4 दिख रहा है, तो 4 को ले लीजिए। एक यहाँ पर स्ट्रॉबेरी में 3 दिख रहा है। अब आप कहेंगे कि जो स्ट्रॉबेरी का ये 3 है, ये तो आपके सर्किल में भी है, चॉकलेट में भी आ रहा है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि क्वेश्चन में ये नहीं कहा है कि चॉकलेट भी ना हो। अगर कहता कि स्ट्रॉबेरी पसंद करते हैं लेकिन वैनिला और चॉकलेट दोनों पसंद नहीं करते, उस कंडीशन में सिर्फ आंसर 4 होता। लेकिन चूंकि यहाँ पर चॉकलेट का तो कोई जिक्र ही नहीं किया है, तो हम क्या करेंगे, 4 और 3 दोनों को लेंगे और 7 आपका जो होगा ये आंसर होगा, न कि 4। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा, जो त्रिभुज के अंदर आएगा वही लेंगे। अगर ये चॉकलेट ना कहा होता तब 3 को नहीं लेते, चॉकलेट का नाम नहीं लिया है तो इसलिए हम 3 को भी ले लेंगे, क्योंकि वो भी त्रिभुज के अंदर स्ट्रॉबेरी में आ रहा है, तो स्ट्रॉबेरी पसंद करने वाले वो भी तो 3 ठो हैं। तो इस चीज़ पर दिमाग लगाना है थोड़ा सा, वरना ये तो क्वेश्चन हवा ही होता है, कुछ होता नहीं, इसमें कोई दम नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और कथनों में दी गई जानकारी को सत्य मानते हुए विचार करें। भले ही वह सामान्य ज्ञान तथ्यों से भिन्न प्रतीत हो, तय करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन से कथन का तार्किक रूप से पालन करना चाहिए। यानी कि जो कथन कहेगा वो उल्टा पुल्टा ही आपको लगेगा, लेकिन उससे हमें क्या फ़र्क पड़ता है, आप जो बताए हुए नियम के अनुसार, जो मैंने पिछले क्वेश्चन बहुत सारे वीडियो में बताए हैं, उसी हिसाब से ही इसको सॉल्व करना है। बस स्टेप बाय स्टेप कीजिए, कथन को पढ़िए, पहले आप डायग्राम बनाइए। कथन क्या कर रहा है देखिए, तो कह रहा है सभी बत्तख बाघ है, सभी बत्तख, ठीक है, बत्तख, यहाँ पर बत्त लिख देता हूँ, उतना समझ जाइएगा, ये बत्तख है। इसको कह रहा है कि सभी बत्तख बाघ है, तो सभी बत्तख को हम क्या करेंगे, बाघ के अंदर डाल देंगे। ऐसे जो सभी कहेगा उसको अंदर रख देंगे, और सभी है यानी कि सभी बत्तख क्या है, बाघ है, तो हम बाघ के अंदर बत्तख को डाल देंगे। आगे कह रहा है सभी बाघ बंदर है, अब सभी बाघ को हम बंदर के अंदर डाल देंगे। किसके अंदर, बंदर के अंदर। आगे कह रहा है सभी बंदर गाय हैं, ये भी कह रहा है कि सभी जितने बंदर है, अभी उसको भी कह रहा है कि ये सभी गाय हैं। इस तरीके से जिसको सभी कहेगा उसके अंदर ऐसे 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 करते रहेंगे। बस ये आपका डायग्राम बन चुका, क्योंकि कथन खत्म हो चुका। अब यहाँ पर मैं बार बार यही चीज़ बताता हूँ इस टाइप के डायग्राम में, कि देखिए जो बत्तख होगी सभी की सभी बाघ हो जाएगी, जो बत्तख होगी सभी की सभी बंदर हो जाएगी, जो बत्तख होगी सभी की सभी गाय, या फिर कह सकते हैं सभी बाघ गाय हो सकता है, सभी बाघ बंदर हो सकता है, या सभी बंदर गाय हो सकती है। यानी कहने का यही मतलब है कि सभी का सभी जो अंदर वाला होगा वो बाहर वाला हो जाएगा, लेकिन सभी का सभी बाहर वाला अंदर वाला नहीं होगा। अगर कहे कि सभी गाय बंदर है तो गलत, अगर कहे सभी बंदर बाघ है तो गलत, अगर कहे कि सभी बाघ बत्तख है तो भी गलत। हाँ, अगर कहे कुछ बाघ गाय बंदर है तो सही हो जाएगा, कुछ बाहर वाला कहेगा अंदर वाला तो सही है, सभी कहेगा तो गलत, अंदर वाला सभी बाहर वाला सही है। बस इसी तर्क पे ही इस निष्कर्ष का आंसर हमें दे देना है, मिला लेना है। पहला निष्कर्ष, सभी बाघ गाय है। बाघ किधर है,
देखिए सभी भाग गाय कह रहा है, भाग अंदर है, और सभी अंदर वाला क्या कह रहा है, बाहर, यानी कि सभी भाग गाय है। बिल्कुल बात सही है, पहला आपका सही हो गया, क्योंकि अंदर वाला सभी बाहर वाला हो सकता है। आगे कह रहा है सभी बंदर बत्तख है, सभी बंदर बत्तख है, बाहर वाले को सभी का अंदर वाला बता रहा है, ये तो गलत हो गया। आगे कह रहा है सभी बत्तख गाय है, आगे क्या कह रहा है, सभी बत्तख गाय है, यानी अंदर वाला क्या कह रहा है, सभी बाहर वाला, ये बिल्कुल सही है। आगे कह रहा है सभी गाय बाघ है, सभी गाय को बाघ बना रहा है, यानी कि बाहर वाले को सभी का अंदर वाला बना रहा है, तो ये गलत हो गया। यानी पहला और तीसरा निष्कर्ष निकल रहा है, पहला तीसरा दोनों पालन करते हैं, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। मैंने क्या कहा, ये चीज़ सीखे रहेंगे, कितनी देर लगी निष्कर्ष को निकालने में, कोई टाइम लगी। नेक्स्ट यहाँ पर इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहा निम्नलिखित प्रश्नों का विचार कर निर्णय लें कि कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। कह रहा है ए और बी का मान ज्ञात करें, प्रश्न कर रहा है कि ए और बी का मान ज्ञात करें। कथन दिया हुआ है ए बराबर इतना, बी बराबर इतना। ये आपका मैट्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, मैट्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन ये है, रीजनिंग का क्वेश्चन, मतलब ये जो चीज़ दिया हुआ है मैट्रिक्स वाली दिया हुआ है, आपको पता है, आप भी पढ़े होंगे इंटरमीडिएट में। तो यहाँ पर करना क्या रहता है, करना क्या है, देखिए आप मुझको बताइए, ए बी का मान निकालने के लिए कथन ए और दो दोनों का यूज़ करेंगे तभी तो एक, अब क्योंकि अगर सिर्फ कथन ए का यूज़ करते हैं तो यहाँ पर आपका ए का सिर्फ मान निकलेगा, 3 दूना के 6, 2 एक अन्य 2, क्या करते हैं इसी तरीके से तिरक गुणा करके घटा देते हैं मैट्रिक्स के क्वेश्चन में, 2 एक अन्य 2, आप कहेंगे कि 4 आ गया। अगर ए कथन का यूज़ करते हैं तो सिर्फ अभी ए का मान निकला, अब जब तक हम दूसरे बी कथन जैसे सेकेंड कथन का यूज़ नहीं करेंगे तब तक हम बी का भी मान नहीं निकाल पाएंगे। 2 दूना के 4 माइनस 2 एक अन्य 2 यानी 2। ए और बी का मान हमने कैसे निकाला, पहले कथन का भी यूज़ किया, दूसरे का भी किया, सिर्फ एक कथन का यूज़ करके हम ए बी का मान नहीं निकाल सकते। प्रश्न में कह रहा है ए और बी दोनों का मान निकालना है, ये नहीं कह रहा है कि सिर्फ ए का मान निकालिए बी का मान। तो अब ऑप्शन में आते हैं, कह रहा है कथन एक और दो दोनों पर्याप्त है, बिल्कुल सही बात। देखिए केवल एक कथन पर्याप्त है, बिल्कुल नहीं, एक कथन से काम ही नहीं चल पाएगा। और कह रहे हैं ना तो एक न दोनों पर्याप्त है, दोनों से अगर नहीं निकल पाता तो हम इसको सही कर सकते थे। अगर एक और दो दोनों कथन से न निकल पाए प्रश्न का उत्तर तो हम क्या करेंगे, न तो कथन एक पर्याप्त है न तो दो, लेकिन यहाँ पर तो हमारा निकल चुका है, केवल कथन दो पर्याप्त, सिर्फ दूसरे से ही निकल जाता तो यही, लेकिन हमें दोनों की जरूरत पड़ी, पहले और दूसरे की। तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका देखिए सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, एक पंक्ति में कुछ व्यक्ति बैठे हुए हैं और सभी के मुख उत्तर की ओर है। सबसे अच्छी बात, उत्तर की ओर जब मुख कहता है ना, मुझको इसलिए अच्छा लगता है कि जिधर आपका दायां है उसका दायां होगा, जिधर आपका बायां है उसका बायां, जिधर आपका दायां इधर है आपका बायां इधर है, आप लिख लीजिए, यही फ़ायदा होता है उत्तर की ओर। बाकी दक्षिण पूरब पश्चिम कहेगा तो फिर उसको हमें उत्तर में कन्वर्ट करना पड़ता है, तो वो भी दिक्कत नहीं होती, उत्तर में कन्वर्ट कर देंगे तभी आपका आंसर आ जाएगा और उत्तर मान के उसको लगा लिया जाता है। आगे कह रहा है जी और के के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। कह रहा है कि जी और के, मान लेते जी और के यहाँ पर है, इनके बीच में कह रहा है एक व्यक्ति बैठा है। हो सकता है कि जी इधर हो के इधर हो, इनके बीच में एक व्यक्ति, ऐसा भी हो सकता है। चलिए दोनों को लेके चलते हैं, इसलिए कि दाएं बाएं कहाँ नहीं है। आगे कह रहा है कि आई जे के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। कह रहा है आई जो है जे के दाईं ओर, अगर मान लीजिए जे को मैं यहाँ पर मान लूँ, इसके दाईं ओर तीसरे स्थान पर, यानी इसके बीच में दो बंदे होंगे तब जा करके तो आई होगा। क्या कह रहा है, थोड़ा सा कम गैप दे करके बनाइए वरना जगह कम पड़ जाएगी। देखिए दो बंदे होंगे, कह रहा है कि आई जो है जे के दाईं ओर, जे का दायां इधर है, जिधर दायां लिखा हुआ है, दाईं ओर तीसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर है मतलब यहाँ पर होगा आई, तभी ना 1 1 2 तीसरा स्थान आपका, यानी दो होंगे, जे और आई के बीच में दो बंदे बैठे होंगे तभी आई तीसरे स्थान पर आएगा। क्लियर हो गई। आगे देखते हैं, कह रहा है एच जो है जी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। एच कह रहा है जी के दाईं ओर ठीक बगल में, यानी डी का दायां इधर है, अगर इससे देखें तो डी का दायां इधर आएगा, यानी एच यहाँ पे बैठेगा। देखिए दोनों तरीके से हम चल रहे हैं। आगे कह रहे हैं आई और के के बीच में केवल 4 व्यक्ति बैठे हैं। आई और के के बीच में, अगर ऊपर वाला सिस्टम देखें यहाँ पर तो के बगल में यहाँ पे 2 ऑलरेडी है, तो यहाँ पर सिर्फ 2 बंदे रखेंगे। और यहाँ पर अगर हम देखें तो 1 2 3 4 बंदे रखेंगे। आई और के बीच में कह रहा है 4, और यहाँ पर भी 4 ही बंदे हो गए। देखिए 2 मैंने यहाँ पे रखा, 2 ठो ई, तो आई और के बीच में 4 हो गए। देखिए दोनों से मैं लेकर के चल रहा हूँ, देखते हैं किससे सही हो रहा है। ठीक है, आगे कह रहा है एम जो है के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है। अब एम को कह रहा है कि के बाईं ओर, के का बायां किधर है, देखिए इससे अगर देखें तो के बाईं ओर यहाँ पर इधर आएगा, के बाईं ओर कह रहा है एम जो है के बाईं और दूसरे स्थान पर, यानी एम का होगा यहाँ पे होगा, यानी एम और के बीच में एक बंदा यहाँ पर होगा। क्लियर, तभी तो दूसरे स्थान पर। अब वही चीज़ यहाँ पर देखें, जैसे के का बायां किधर है, आप कहेंगे के का बायां इधर है और दूसरे स्थान पर ऑलरेडी जी मौजूद है, तो कैसे ये सेट होगा, यानी ये वाला तो फेल हो गया,
यानी हमारा ये वाला सेट हो गया। तो इस तरीके से दोस्तों हम क्या करते हैं, दोनों लेकर के चलेंगे। एग्जाम में भी दोनों लेकर के कहीं कहीं चलना पड़ जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा, उससे क्या होगा, आपको दोबारा काट पीट करके सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सारी ट्रिकें दोस्तों सीखे रखिए, काम आएंगी। कह रहा है यदि उपरोक्त के अतिरिक्त पंक्ति में कोई अन्य व्यक्ति नहीं बैठा है तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, गिन लीजिए। जे है उसके बीच में 2 बंदे, 3 आई 4, ये 5 एक 6 7 8 9 10 11 12, 12 कहाँ है, ऑप्शन डी इज द राइट। नेक्स्ट यहाँ कह रहे हैं निम्नलिखित संख्या और प्रतीक संख्या श्रृंखला के आधार पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बाएं से इस तरीके से आपका प्रतीक दिया हुआ और संख्या दी हुई है, ठीक है। तो कह रहे श्रृंखला में ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके पहले एक विषम संख्या, इस पर ध्यान दीजिएगा, और ठीक बाद एक सम संख्या है। कह रहे ऐसे कितने प्रतीक है जिनके ठीक पहले विषम और बाद में सम। चलिए प्रतीक पर पहले लगाए, प्रतीक को घेरिए और कह रहा है कि पहले क्या हो, पहले विषम संख्या, पहले क्या है सम संख्या, तो ये प्रतीक फेल हो गया। इस प्रतीक को देखिए, पहले क्या है विषम संख्या, ठीक है, बाद में सम, नहीं दोनों तरफ विषम है, इसको भी खत्म कीजिए। अब डॉलर को ढूंढिए और यहाँ पर देखिए इसके क्या है, पहले आपकी विषम है, ठीक है, बाद में सम आनी चाहिए, नहीं है। अब यहाँ पर देखिए इसको देखिए, पहले क्या है विषम आनी चाहिए, लेकिन पहले क्या दे दी, सम दे दी, ये भी गलत हो गया। यहाँ पर पहले सम पहले विषम बाद में भी विषम, ये भी गलत हो गया। यहाँ पर देखिए पहले विषम बाद में सम, एक मिला हमारा, एक इंडिकेट यहाँ पर कर दीजिए। फिर यहाँ पर देखिए आप प्रतीक यहाँ पर ढूंढिए, तो यहाँ पर पहले तो आपका क्या है विषम है, ठीक है, बाद में तो प्रतीक दे दिया, ये भी गलत हो गया। अब आगे इसी तरीके से चेक कीजिए, यहाँ पे डॉलर है, पहले तो ये दे दिया प्रतीक, कोई मतलब ही नहीं। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक प्रतीक दिख रहा है, ठीक है, इसके पहले क्या विषम है बाद में सम, यानी दो ही हमें ऐसा दिखा जिसके पहले क्या थी विषम संख्या, बाद में सम संख्या थी। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये बहुत आसान है, इसमें थोड़ा सा ढूंढने वाला यही काम रहता है और कुछ इसमें एक्स्ट्रा काम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये बोनस को नंबर वाला है, तो ये तो सभी बच्चे कर लेते होंगे। कह रहे यदि किसी दिए गए वर्ष में 10 मई को सोमवार था तो कह रहा उसी वर्ष में 11 जुलाई को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। देखिए मई, उसके बाद जून, उसके बाद जुलाई। क्या कह रहा है कि 10 मई को क्या था, सोमवार था, 10 मई को सोमवार था, तो ये मत लिखिए 10 मई को सोमवार था। तो मुझको ये बताइए 10 मई में अब कितने दिन बचे हैं। आप कहेंगे कि मई 31 की होती है, 10 घटा लीजिए और बचे हुए दिन है 21। अब जून का पूरा महीना बचा हुआ है, तो जून कितने दिन का होता है, आप कहेंगे 30 का होता है। और जुलाई कितने की बात कर रहा है, 11 जुलाई को कह रहा है कि सप्ताह का कौन सा दिन आएगा, तो 11 जुलाई का मतलब 11 दिन ये हो गया 11 जुलाई वाला। 10 मई को उसने कहा सोमवार, यानी कि मंडे है, ठीक है, उसने क्या कहा मंडे है, किसको 10 मई को। तो जितने भी मई और जुलाई के 10 मई से लेकर के 11 जुलाई तक के बीच के जितने भी दिन हैं उनको हम पहले निकाल लेंगे। तो इस तरीके से हमने निकाला, मई में 21 दिन बचे हैं, जून का 30 दिन और जुलाई 11 की बात कर रहा है तो वो 11 ले लेंगे। अब आप अगर जोड़ते हैं तो आप कहेंगे कि 62 आएगा। 62 में बस हमें क्या करना है, विषम दिन निकाल लेने हैं और उसके लिए हमें 7 से सप्ताह में भाग देना पड़ता है। सप्ताह में 7 दिन होते हैं तो 7 से भाग दे देंगे। तो आप कहेंगे कि 7 वाले 56 हो जाएगा, 56 होता है तो अगर हम घटाते हैं, देखिए 7 वाले 56, उसके बाद ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, 63 हो जाएगा। तो ये शेष 6, जो रिमाइंडर ये आया है 6 ना, इसी से हमें मतलब रखना है। तो रिमाइंडर जो 6 आया, मंडे में हम क्या करेंगे, यानी सोमवार में हम इसी को बस जोड़ देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। यानी सोमवार के आगे उंगली पे 6 प्लस करके जोड़ लीजिए तो आपका रविवार आ जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। काउंटिंग फिगर से रिलेटेड करें, दी गई आकृति में त्रिभुजों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें एक ट्रिक लगेगी, वरना डायरेक्टली आप इसको काउंट भी कर सकते हैं। ये वाली ट्रिक आप लगा लीजिए। जैसे इस टाइप का हो तो आप क्या करते हैं, 1 2 नंबरिंग कर लेते हैं और ये दोनों नंबरों को जोड़ देते हैं 3। तो पहला तो उस टाइप का है, ठीक है, इसमें 3 हो गए, इसमें 3 हो गए। चलिए काउंट ही कर लीजिए, डायरेक्ट काउंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3 ये हो गए, ये आपका 4, ठीक, ये आपका 5, ठीक, ऐसे काउंट कर लीजिए, इसमें डायरेक्ट काउंट। ये 6, ये 7, ठीक, ये आपका बड़ा वाला 8, ये छोटा वाला 9, फिर ये बड़ा वाला 10। बस अब तो कुछ मुझको नहीं दिख रहा है। 3 हुआ, इसमें 2, 3 2 5, इसमें 2, 5 2 7, इसमें 2, 7 2 9 और लास्ट वाला एक बड़ा 10। ऑप्शन ए इज द राइट। कुछ क्वेश्चन पे ट्रिक के भी सॉल्व हो जाते हैं इसमें, जो इजी लगेगा उसमें ट्रिक लगाने की ज़रूरत ही नहीं, वो तो डायरेक्टली आपके सामने दिखेगा, उस हिसाब से आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप सोच सकते हैं कि चलिए इसमें कितने शीर्ष थे, 1 2 3, 1 2 3 4 5 शीर्ष हैं, 5 गुणे 2 कर देंगे 10। लेकिन कोई मतलब नहीं है इस ट्रिक का, कहीं कहीं अगर ऐसे दे दिया तब इसमें एक आध रेखा, तब तो आप फेल हो जाएंगे ना। तो इसीलिए इस टाइप के क्वेश्चन को थोड़ा सा अपना दिमाग लगा करके सॉल्व कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, CDD VD
निम्न में से कौन सा उपरोक्त शब्द चित्र का जल प्रतिबिंब? जल प्रतिबिंब का रूल मैं बता देता हूँ, इसका आंसर आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। जैसे जल प्रतिबिंब का रूल ये कहता है, ये जल है, ये जो होगा ये ऊपर से नीचे चेंज हो जाएगा, यानी ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ये लेफ्ट टू राइट चेंज नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल अगर ए बी के रूप में दिया हुआ तो इसका जल प्रतिबिंब पूछेगा तो ए मान लीजिए कि सॉरी यहाँ पर ए ऐसे हो जाएगा, जिसका प्रतिबिंब क्या पर ऊपर से नीचे चेंज होता है, ए ऐसे बनेगा, यानी यहाँ पर ए ऐसे हो जाएगा, अब बी क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ पे हमें ध्यान देना है, ठीक है। क्या होता है ऊपर से नीचे ये चेंज होता है, जैसे एम अगर यहाँ पर डाल दिया तो ये क्या होगा, ऐसे डब्लू बन जाएगा। तो इसी ट्रिक से दोस्तों, यानी ऊपर से जो नीचे चेंज होना, ये नहीं कि लेफ्ट टू राइट चेंज होगा, इस पर ध्यान मत दीजिएगा, लेफ्ट टू राइट चेंज नहीं होता है, ठीक है, ऊपर से नीचे चेंज होता है। बस इसी ट्रिक से आप अपना आंसर कमेंट कीजिएगा, ऑप्शन से चेक कर लीजिएगा, बेस्ट तरीका ऑप्शन से चेक कर लेंगे, आसानी से निकल जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो पसंद आएगी, मिलेंगे ऐसे शानदार धमाकेदार टिप के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।